वेलकम टू द चैनल बोर्ड एग्जाम बाय नवीन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर देखेंगे, वाटर रिसोर्सेज। स्टार्ट करते हैं वाटर रिसोर्सेज से। एज वी ऑलरेडी नो, हमको ऑलरेडी मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में जो वाटर का परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है? लगभग 75%। ठीक है, 75% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। बट बट उसमें फ्रेश वाटर का कितना है? स्मॉल क्वांटिटी है। Fresh water consists of a small portion of the total water present on the earth surface. अब ये फ्रेश वाटर ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है? सरफेस रन ऑफ से, मीन्स मीन्स रेनफॉल से, ग्राउंड वाटर से। ठीक है, अब जो सरफेस रन ऑफ वाटर है, जैसे कि मान लो कि रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड में है, तो ये सारे क्या है? फ्रेश वाटर है। और ग्राउंड वाटर भी क्या है? फ्रेश वाटर है। तो जो मेनली जो फ्रेश वाटर का सोर्स है कौन सा है? सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर। ठीक है, और ये क्या होता है? ये कंटिन्यूसली रिचार्ज होता है। ठीक है ना, फ्रेश वाटर कौन सा होता है? जो फ्रेश वाटर होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली रिचार्ज होते हैं। रिचार्ज कैसे होते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ही हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो वाटर साइकिल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे, है ना। यहाँ पे देखते हैं कि ओशियन है। ठीक है, अब ओशियन का क्या होता है कि सनलाइट की वजह से इसका हीटिंग होता है वाटर का। द सरफेस ऑफ द ओशियन वाटर गेट्स हीटेड अप एंड वहां से क्या होता है? उसका इवापोरेशन होता है। तो पहला प्रोसेस वाटर साइकिल में कौन सा है? इवापोरेशन। ठीक है, देन कंडेंसेशन होता है उसका। ठीक है, जो वाटर वेपर्स के ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होकर क्या एक वाटर क्रिस्टल बनते हैं, और क्रिस्टल होने के बाद वो प्रिसिपिटेशन होता है उसका। ठीक है, क्रिस्टल की वाटर क्या होती है? बाद में मेल्ट होती है और वो बारिश के फॉर्म पे हमारे लैंड पे गिरती है। अब लैंड पे गिरती है तो इसका क्या होता है? पर्कुलेशन होता है। पर्कुलेशन होता है जो डायरेक्ट किसमें जाता है? हाँ, ओशियन में। तो ये देख रहे हैं ना, वाटर साइकिल हो जाता है। जो भी वाटर हम यूज करते हैं फ्रेश वाटर के रूम में, वो क्या होता है? रिन्यू होता है, रिचार्ज होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है? कि वाटर एक बार जब हम यूज कर ले रहे हैं तो उसका रिचार्ज हो रहा है, रिन्यूएबल हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वाटर रिसोर्सेज। अब देखते हैं यहाँ पे कि हमारे अर्थ सरफेस पे 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर। बट यहाँ पे क्या है कि वाटर की कमी भी हो जा रही है। कैसे हो जा रही है? 75% हमारे पास वाटर है, फिर भी वाटर स्कैसिटी होती है, स्कैसिटी हो जा रही है। वाटर स्ट्रेस रीजन बन जा रहा है। वाटर स्ट्रेस रीजन कौन से होंगे? जहाँ पे वाटर की कमी होगी। ठीक है, जब हम वाटर स्कैसिटी की बात करते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि पूरी वाटर की कमी हुई है। किसके वजह से हुई है? मेनली एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ रेनफॉल्स, है ना। और ड्रॉट प्रोन एरिया में, है ना, वाटर की कमी होती है तो मान लेते हैं कि उस एरिया में बारिश कम हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर लेंगे वाटर्स के कुछ फैक्ट्स। ठीक है ना, कि वाटर क्या, कितने क्वांटिटी में हमारे पास सेलिन वाटर है, कितना वाटर इंडिया में प्रेजेंट है एज ए वाटर रिसोर्सेज, उसके बारे में बात करेंगे। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, है ना, जो पूरे वर्ल्ड में है ना, जो ओशियन में, वर्ल्ड के ओशियन में जितने वाटर्स हैं, कितने परसेंट वाटर है? 96.5% ऑफ वाटर है। ठीक है, और उस 96.5 वाटर कौन से हैं? हमारे ओशियन में है ना। और टोटल कितने पूरे वर्ल्ड में कितने? 2.5% ऑफ फ्रेश वाटर है। और उस 2.5% में 4% ऑफ वाटर इंडिया में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर के रूप में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इसी को कह सकते हैं, जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है पर पर्सन के लिए, वो कितना है? 133 रैंक है पूरे वर्ल्ड में, है ना। इंडिया की रैंक कितनी है फ्रेश वाटर क्वांटिटी में? है ना, वो 133।
पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें इंडिया का नंबर वो 133वें नंबर पे आता है, जो वाटर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को शो कर सकता है। ठीक है ना। अब 2.5 परसेंटेज ऑफ वाटर जो है फ्रेश वाटर, उसमें 70% जो फ्रेश वाटर है किसके रूप में है, आइस और आइस शीट और ग्लेशियर के रूप में है। वो भी ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, अंटार्कटिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, माउंटेन रीजन हो गया। ठीक है। ये सारे रीजन में जो फ्रेश वाटर है ना, वो किसके फॉर्म में है, मतलब ग्लेशियर्स के फॉर्म में और आइस शीट्स के फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एक हमारे पास वो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डिपार्टमेंट 2003 का रिपोर्ट है कि 2050 तक, है ना, इंडिया उस कंट्री को ज्वाइन कर लेगा जो एब्सोल्यूट वाटर स्केसिटी के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि 2050 तक इंडिया में वाटर की जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, फ्रेश वाटर की क्वांटिटी है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही कम हो जाएगी, और इंडिया उस कंट्री को ज्वाइन कर लेगा जहाँ पे एब्सोल्यूट वाटर स्केसिटी है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि वाटर स्केसिटी क्या होता है, और हमको वाटर को क्यों कंजर्व करना पड़ रहा है, और मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है ना। जब पानी की कमी है तो पानी को हमको कंजर्व करना पड़ेगा, बचा कर रखना पड़ेगा, और मैनेज करके रखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये मान के चलिए कि कुछ एरिया में हमारे जो है वाटर स्टोरेज शॉर्टेज की कमी हो रही है ना। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिक्लाइन डे बाय डे। ठीक है ना। वाटर की जो अवेलेबिलिटी है डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है। अब वाटर शॉर्टेज किसी रीजन में हो रही है तो उसको हम लोग किससे रिलेट कर देना है ना, रेनफॉल से। जिस एरिया में रेनफॉल कम होगा उस एरिया में पानी की कमी होगी। ठीक है। अब पानी की कमी होगी तो वहां पर सूखा पड़ जाएगा, तो वो एरिया कौन सा हो जाएगा, ड्रॉट प्रोन एरिया हो जाएगा। ठीक है। अब अब कुछ रीजन्स में देखते हैं कि वाटर को मैनेज करने के लिए क्या क्या करते हैं। अब हमको मालूम कि इंडिया पे एक रीजन ही है, राजस्थान रीजन, जो रेगिस्तानी रीजन है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो उस एरिया में क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है ना, अपने सर पे क्या बैलेंस करके चलती है, क्या, मटकास। ठीक है ना, अर्थन पॉट जिसको बोलते हैं, घड़ा, पानी का घड़ा यूज करती हैं, जिससे कि वाटर, फ्रेश वाटर को वो लेके आती है बहुत दूर से, क्योंकि वो फ्रेश वाटर राजस्थान में बहुत ही कम है। तो उसके लिए बहुत सारे जो वुमेन्स होती हैं, कुछ एरियाज की कम्युनिटी की कुछ वुमेन्स होती हैं जो बहुत दूर तक जाती हैं, वहां से वाटर कलेक्ट करके लाती है ना, किसमें, मटकास में। ठीक है। The availability of water resources varies over space and time। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इंडिया के बहुत सारे जो रीजन्स हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, अलग अलग एरिया पे वाटर की अवेलेबिलिटी डिफाइन की गई है। कुछ एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, कुछ एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है ना। वाटर अवेलेबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइम। ठीक है ना। अब देखेंगे कुछ एरिया में जैसे मान लो कि जब मानसून सीजन आता है तो उस समय वाटर की अवेलेबिलिटी, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन बाकी जो सीजन्स हैं, जैसे समर सीजन है, विंटर सीजन है, जिसमें रेनफॉल कम होती है, तो उस एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है ना। रीजन्स पे डिपेंड करेगा कि किस रीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी जाती ज्यादा ज्यादा है, और किस एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, और टाइम के फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। टाइम के फैक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा कि सीजनल और एनुअल प्रिसिपिटेशन का वेरिएशन होगा। ठीक है ना। अब मानसून एरिया सीजन सीजन में, रेनफॉल सीजन में बारिश ज्यादा होती है, ठीक है ना, एनुअल प्रिसिपिटेशन ज्यादा होती है, तो उस एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अब उस एरिया में कैसे, जिस एरिया में भी वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो यह नहीं मान के चलेंगे वाटर की अवेलेबिलिटी है तो हमारा रीजन वो वाटर स्केसिटी रीजन नहीं हो सकता है, हो सकता है। कैसे, जैसे उस एरिया में जैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर हो रहा है, उस ना उस एरिया में वाटर की बर्बादी ज्यादा ज्यादा हो रही है। ठीक है ना। तो उस एरिया में वाटर स्केसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है ना। एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, है ना। डे बाय डे देखते हैं कि जब हम ब्रश करते हैं तो हम टैप खोल के छोड़ देते हैं, तो उस वजह से वाटर का वेस्टेज होता है, तो है ना। तो वेस्टेज होगा तो वाटर की प्रॉब्लम तो होनी है। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर ऑल्सो एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, ठीक है ना। वाटर की स्कैसिटी भी एक प्रॉब्लम है कि, है ना, जैसे रिच लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। जो गरीब लोग हैं उनके पास वाटर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो रीजन्स हैं, वो रीजन वाटर प्रॉब्लम को, है ना, इंटेंसिफाई करते हैं, ठीक है। अब ये सारे रीजन है देखिए, है ना, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है लेकिन वाटर की क्वालिटी खराब है, ठीक है। ये राजस्थान का एरिया देखिए, जहाँ पे वुमेन्स हैं, है ना, अर्थन पॉट लेके जाती है, मटका लेके जाती हैं, और वो उसमें पानी भर के ले जाती है अपनी डेली यूजेस के लिए। कश्मीर में भी यही प्रॉब्लम है। कश्मीर है ना, एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ड्राई एरिया है ना, रेनफॉल कम होती है, इसलिए इस एरिया में, है ना, अर्थन पॉट का यूज होता है वाटर के स्टोरेज के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं वही कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होने के बाद भी कुछ एरिया जो है, फ्रेश वाटर जो है, कहाँ से मिलने आते हैं, प्रिसिपिटेशन से, सरफेस रन ऑफ से, एंड ग्राउंड वाटर से। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि इट इज पॉसिबल दैट एन एरिया ऑफ द रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट स्टिल फेसेस वाटर स्कैसिटी। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो एरिया वाटर स्कैसिटी हो सकता है। क्यों हो सकता है ना। एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो रीजन्स हो सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना डिमांड बढ़ेगा, उतना वाटर का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जो पेस ऑफ डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है इन कंपेरिजन टू पेस ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब कह सकते हैं कि रेनफॉल मान लीजिए 100 लीटर पानी रेनफॉल के रूप में आ रहा है, लेकिन हमारी डिमांड उससे ज्यादा है, तो वो एरिया वाटर स्ट्रेस रीजन हो सकता है, वाटर स्केसिटी रीजन हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अब कुछ एरिया में देखेंगे कि जो हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, ठीक है ना, वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। किसी एरिया में, है ना, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन ज्यादा है, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, इस रीजन्स में एग्रीकल्चर अच्छी होती है, इरिगेशन, है ना, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, तो उस एरिया में वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, और वो एरिया दूसरे रीजन्स को, है ना, वाटर प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है ना। क्योंकि उस एरिया में क्या होता है, हाईयर प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स के लिए वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। टू एक्सपेंड irrigated area and dry season agriculture. You may have also seen in the television advertisement that the farmer have their own wells and tube well in their farm for irrigation. कुछ एरिया में देखेंगे जिस एरिया में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना, एग्रीकल्चर के लिए, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अपने अपने वो क्या लगा लगा लेते हैं, है ना, कुएं लगा लेते हैं, वेल्स, ठीक है ना, ट्यूब वेल्स लगा लेते हैं, जिससे कि उनको इरिगेशन में प्रॉब्लम ना हो और वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर ले, ठीक है। बट क्या होते हैं कि कभी कभी ना, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंटेंसिफाइड हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ग्राउंड वाटर, है ना, लेवल है, वो डिक्लाइन होते जाती है दिन डे बाय डे, ठीक है ना। इरिगेशन पर्पज के लिए हम वेल्स और कनाल कनाल का यूज करते हैं, और ग्राउंड वाटर की भी जो अवेलेबिलिटी है, उससे भी वाटर लेते हैं अपने इरिगेशन पर्पज के लिए, तो वो रीजन क्या हो जाती है, वाटर स्कैसिटी रीजन हो जाती है। कुछ और रीजन देखेंगे जो पोस्ट इंडिपेंडेंट है। अब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत जरूरत होती है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हम डेवलपमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन होगी, ठीक है ना। पॉपुलेशन होने से उसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट के लिए हमें क्या जरूरत है, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की जरूरत पड़ती है ना। Intensive industrialization, urbanization is another factor for the problems of water uh, scarcity,
ठीक है ना। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा शहरीकरण होगा, उतना ज़्यादा वाटर की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना। इंडस्ट्रीज में क्या है, वाटर की डिमांड होती है। ठीक है, जैसे आयरन इंडस्ट्री इंडस्ट्री है, वहाँ पे वाटर का कूलिंग पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है ना। और इंडस्ट्री इंडस्ट्री भी क्या होती है, बहुत सारे केमिकल्स है ना, हार्मफुल केमिकल, टॉक्सिक मटेरियल डिस्चार्ज करती है, जो कि रिवर्स में जाती है और रिवर को पॉल्यूट करती है। और रिवर्स क्या है, एक सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। ठीक है। तो वहां से क्या होता है, उस रीजन को भी वो पोल्यूट कर देती है, जो रीजन फ्रेश वाटर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी होती है, हजारों लोग काम करते हैं, वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, द अर्बनाइजेशन आर द मेजर फैक्टर फॉर द वाटर स्कैसिटी। ठीक है। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द इंडस्ट्री हैज मेड द मैटर वर्स बाय exerting प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन होगा, उतना ज़्यादा फ्रेश वाटर पे वो प्रेशर देगा, और फ्रेश वाटर का एक्सट्रैक्शन होगा, और फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है। अब क्या करते हैं कि डेवलपमेंट के लिए हमको पावर की भी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारे इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड की एक्टिविटी पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है। तो मेजर सोर्स ऑफ वाटर जो होते हैं, उनका भी यूज हम वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे कि देखें इंडिया में, इन इंडिया द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर contribute approximately 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ठीक है, इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहे हैं अलग अलग सोर्स से, कोयला से हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, है ना, उसके कंपैरिजन में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन वो 22% है। इसका मतलब ये है कि वाटर की रिक्वायरमेंट, है ना, पावर जनरेशन के लिए भी होता है, जिसके वजह से हमारे वाटर के जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है, उस पे प्रेशर बढ़ता है, और अल्टीमेटली वो वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम को इंटेंसिफाइड कर देता है। ठीक है। कुछ एरिया में क्या होता है, घनी आबादी होती है ना, डेंस पॉपुलेशन, द अर्बन स्टाइल, है ना, अर्बन लाइफ स्टाइल हैव नॉट ओनली एडेड टू द वाटर एंड एनर्जी energy requirement, but also further aggravated the problems of वाटर स्कैसिटी। ठीक है ना। अब कुछ एरिया में देखते हैं कि कुछ सोसाइटीज में होती है, उनके ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस होते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि अपने अपने नीड्स को पूरा करने के लिए लोगों, कम्युनिटी में, सोसाइटी में अपने अपने पंपिंग सिस्टम बना के रखे हैं, जिसका पंपिंग अपनी अपनी पंपिंग सिस्टम होने के वजह से वो ज़्यादा वाटर का यूज कर लेते हैं, जितना हमको जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारी हम जो कॉजेज की बात कर रहे हैं, जो वाटर प्रॉब्लम्स को इंटेंसिफाई करते हैं, वो हम बेसिकली बात कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर्स की। ठीक है ना। यहाँ पे क्वांटिटेटिव फैक्टर है ना, को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वाटर की प्रॉब्लम को इंटेंसिफाई करने के लिए, वो सारे रीजन यही है ना। तो सबसे पहला रीजन क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। सेकेंड अर्बनाइजेशन है। थर्ड, है ना, टोटल ग्रोइंग पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, उसके वजह से हो सकता है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम वाटर का यूज कर रहे हैं, है ना। ये सारे रीजंस क्या हैं, जो हमारे क्वांटिटी ऑफ वाटर को डिक्लाइन कर देते हैं। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द क्वांटिटेटिव फैक्टर फॉर द वाटर स्कैसिटी, है ना, तो कौन कौन से हो जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएंगे। ठीक है ना। सेकेंड, अर्बनाइजेशन हो जाएंगे। ठीक है ना। थर्ड, द वाटर यूज्ड फॉर द ओवर यूज ऑफ वाटर यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम। थर्ड, फोर्थ, है ना, पॉपुलेशन हो गया। फिफ्थ, ठीक है ना, फिफ्थ हो गया हमारा बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन। ये पांच रीजन हो जाएंगे, जो कि क्वांटिटेटिव फैक्टर में होंगे। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि क्वालिटेटिव फैक्टर। ठीक है ना। वाटर अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब है। ठीक है ना। नाउ वी विल कंसिडर अनदर सिचुएशन, है ना, वेयर द वाटर इज सफिशिएंट, है ना, sufficiently available to meet the needs of the people, but they are still
फेसिंग द वाटर स्कैसिटी। क्यों? क्योंकि बैड क्वालिटी ऑफ वाटर होती है उस रीजन की। और ये बैड क्वालिटी ऑफ वाटर कैसे हो जाती है? जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, सारे चीज इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। अब क्वालिटेटिव फैक्टर में एक आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? वेरियस टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना, डाइज, पेंट्स जो होते हैं, उसको वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं इनटू द रिवर वाटर में, उसको डिस्चार्ज करते हैं। रिवर वाटर इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, उसको पॉल्यूट करती है, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करते रहते हैं, ठीक है। ये पहला रीजन है। सेकेंड क्वालिटेटिव फैक्टर क्या है? डोमेस्टिक, है ना। अब क्या करते हैं कि जो भी हमारे ड्रेनेज सिस्टम है उसमें हम क्या कचरा फेंकते हैं ना, हाउस होल्ड डोमेस्टिक जो वेस्ट है उसको हम लोग थ्रो करते हैं लैंड पे या ड्रेनेज सिस्टम पे, है ना। तो जैसे जैसे बारिश आती है वो सारे जो वेस्ट मटेरियल वो डायरेक्टली कहाँ पे ड्रेन होती है? रिवर्स में। तो ये भी क्या रीजन है? डोमेस्टिक वेस्ट इज आल्सो मेजर फैक्टर फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटीज अवेलेबल फॉर द ह्यूमन नीड्स, ठीक है ना। अब ये इंडस्ट्रियल है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। ये सारे रीजन क्या है? हमारे क्वालिटी को डिक्रीज कर देती है, वाटर क्वालिटी को डिक्रीज कर देती है। तो ये सारे फैक्टर जो है वाटर स्कैसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि दो रिवर्स हैं इंडिया में जो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो चुका है, गंगा एंड यमुना, ठीक है ना। और गंगा यमुना ये ऐसी रिवर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉल्यूटेड होते जा रही हैं दिन पे दिन। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट नेशनल नमामि गंगे प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। अब क्या होते हैं कि गंगा रिवर के पास जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ की ज्यादा है, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चार फैक्टर है जिसकी वजह से गंगा एंड यमुना की, है ना, पॉल्यूटेड होती जा रही है, जिससे कि जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि वाटर स्कैसिटी होगी, वाटर की पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूटेड होता है, होते जा रही है दिन बाय दिन, तो हमको कंजर्व करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इट इज द नीड ऑफ आवर टू कंजर्व एंड मैनेज द आवर वाटर रिसोर्सेज टू सेफगार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड, ठीक है ना। अब गंदा पानी पियेंगे तो वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं, जैसे कोयला हो गया, है ना, दायरोवा हो गया, ये सारे जो डिजीज हैं हमारे बैड क्वालिटी ऑफ वाटर्स होते हैं, कंटामिनेशन ऑफ द वाटर से होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा रीजन है कि हमको अपने फूड सिक्योरिटी का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बैड क्वालिटी ऑफ वाटर होते हैं, उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उस वाटर को हम लोग एग्रीकल्चर पर्पज से यूज यूज नहीं कर सकते हैं। इफ एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारी फूड सिक्योरिटी भी एक तरह से हैम्पर होते जा रही है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या, ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को भी डिक्रीज डिग्रेड करते जा रही है, ठीक है ना। Thus, in last term, we can say the over exploitation and the mismanagement of water resources will improvise the resources and इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब क्या होते हैं, जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहे हैं और मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज का आ रहा है, जिसकी वजह से, है ना, हमारे इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है, और डायरेक्टली वो किसको प्रॉब्लम को राइज करता है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को राइज करता है, उसको एग्रीवेट करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट को लेके आते हैं, ठीक है ना। बट हाउ डू वी कंजर्व वाटर? कैसे हम वाटर को कंजर्व करेंगे? तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होते हैं कि हम वाटर का, है ना, ऑप्टिमम यूज करेंगे, मैक्सिमम यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, है ना। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के पहले क्या हमारे पास स्ट्रक्चर थे जिससे हमारा वाटर कंजर्वेशन हो सके? तो, है ना, एंशियंट टाइम में देखते हैं कि वेरियस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम्स, है ना, built of stone, rubble, reservoir, lakes, embankment and canal for irrigation.
ठीक है। तो वाटर को मैनेज करने के लिए इन एंशियंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में नहीं, एंशियंट टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। जैसे कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हम वाटर को होल्ड कर सकते हैं, वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। हम लेक्स बनाते थे, है ना, कैनाल बनाते थे और इम्बैंकमेंट बनाते थे जिससे कि वाटर का कंजर्वेशन हो सके। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज के लिए पूछा जाता है, वो पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल solution in the ancient time which are very essential for the conservation of water। ठीक है ना। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में देखेंगे कि श्री गवे न, श्री गवेनपुरा, है ना, इलाहाबाद के एक रीजन है जहाँ पे हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गई थी। किस रिवर पे? गंगा रिवर पे। गंगा रिवर के वाटर को वो प्रिजर्व करता था, है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना के। अब चंद्रगुप्त के टाइम में बहुत सारे लेक्स, है ना, डैम्स और इरिगेशन सिस्टम बनाए गए जिससे कि वाटर का कंजर्वेशन हो सकता था। ठीक है ना। कुछ हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे उनके अलग अलग वाटर स्टोरेज है, किस किस एरिया में है। जैसे कलिंगा, है ना, उड़ीसा में है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। कोल्हापुर, है ना, महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। 11th सेंचुरी बीसी में देखेंगे कि भोपाल लेक बनाई गई मध्य प्रदेश में, जो आर्टिफिशियल लेक होती है वाटर का स्टोरेज करने के लिए। दिल्ली में देखते हैं कि एक हौस खास रीजन है ना। हौज खास रीजन में एक हमारे वाटर स्टोरेज बनाई गई थी, है ना, श्री पोर्ट को वाटर सप्लाई करने के लिए। ठीक है ना। जिसको इल्तुतमिश ने, है ना, बनाया था। अब ये हम ये कह सकते हैं कि जो हीराकुद डैम है, देखिए डैम भी बनाते हैं कि इधर देखो वाटर स्टोरेज हुआ है, जितना वाटर हमको जरूरत है यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। अब डैम के बारे में पढ़ेंगे कि वो डैम क्या होता है, डैम के क्या पर्पस है, डैम की वजह से डैम को यूज करके कैसे हम, है ना, कंजर्व कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। व्हाट आर डैम्स, हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। डैम्स आर वे ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound रिवर एंड रेन वाटर। ठीक है ना। डैम्स क्या होते हैं, ये देखिए डैम्स बने हुए हैं ना, ये डैम्स बने हुए हैं। ठीक है। इधर क्या है कि हम यहाँ पे जो वाटर है उसको स्टोर करके रखते हैं, यहाँ से रेन वाटर का भी स्टोरेज हो जाएगा। तो ये सारे वाटर को हम लोग स्टोर करेंगे और उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना। अब डैम्स आर नॉट बिल्ट फॉर जस्ट फॉर इरिगेशन। ठीक है ना। अब डैम्स बस एक इरिगेशन पर्पस के लिए यूज नहीं होता है कि उसमें वाटर स्टोर कर लें, उस वाटर का इरिगेशन या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बस यूज कर लें। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस को भी, जो यूज है वाटर की यूज है उसको भी ये सप्लाई करता है। फ्लड कंट्रोल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्स क्या होंगे, जब फ्लड आएंगे, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव बारिश हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, फ्लड होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए डैम्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है ना। रिक्रिएशन पर्पज के लिए भी हो सकता है, रिक्रिएशन पर्पज के लिए मतलब टूरिज्म के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इनलैंड नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं हम। और फिर हम ना फिश ब्रीडिंग के लिए मतलब मछली पालन पालन के लिए भी हम डैम्स का यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ डैम्स, है ना। फर्स्ट क्या है, इरिगेशन पर्पस के लिए। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। थर्ड, ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री यूनिट को वाटर सप्लाई कर सकता है। तीसरा, चौथा, फ्लड कंट्रोल के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। टूरिज्म पर्पस के, रिक्रिएशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इनलैंड नेविगेशन मीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मछली पालन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर मोर देन 6 or 7 important uses for the dams. Thus we can use this point in the examination। ठीक है। अब मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट किस किस रिवर पे बनाए गए हैं, जैसे सतलज ब्यास रिवर बेसिन है, वहाँ पे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाया है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है ना। भाखड़ा नंगल डैम, है ना, दो पर्पज के लिए यूज होता है। सबसे पहले हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए और इरिगेशन पर्पज के लिए यूज होता है। महानदी बेसिन में भी बनाया गया, कौन से रिवर बनाया जाएगा, हीराकुद प्रोजेक्ट।
है ना। हीराकुंड जो डैम है किस रिवर पे बनाया गया, महानदी रिवर पे, जो वाटर को कंजर्व करेगा और फ्लड को भी कंट्रोल करने में मदद होगी, ठीक है ना। और अब डैम्स के जो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, डैम्स रिफर टू द रिजर्वायर रेदर देन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बस एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब क्या है, वाटर को रिजर्व करके रखता है, ठीक है ना। तो स्टोरेज ऑफ वाटर, द रिजर्विंग द वाटर फॉर द फ्यूचर यूज, the dams are the structure so developed that structure is called dam. Most of dam है ना have a section called spillway or way over which or through which it is indented that the water will flow either intermittently or the continuously, ठीक है ना। अब डैम्स में एक स्ट्रक्चर होते हैं, जब वाटर की इनको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर के एक गेट ओपन कर देंगे, वाटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और कंटिन्यूस चाहिए तो इस जो हमारे पास ये गेट है उसको कंटिन्यूस ओपन करके रखें, जिससे हमको कंटिन्यूसली वाटर का सप्लाई मिल सके, ठीक है। और वाटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब डैम्स जो क्लासिफाइड होते हैं, कितने टाइप के डैम्स हमारे पास हैं। तो दो टाइप से हम डैम का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज द बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज। सेकंड कौन सा है कि हाइट पे डिपेंड करता है कि डैम कितने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, है ना। लार्ज डैम, है ना, मेजर लार्ज डैम एंड मेजर डैम एक होता है। दूसरा लो डैम होता है, मीडियम हाई डैम होता है और हाई डैम होते हैं, ठीक है ना। तो तीन टाइप के हमारे पास डैम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, है ना। मीडियम होगा, लो होगा और हाई होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस सेक्शन में कह सकते हैं कि टिम्बर डैम्स होंगे। टिम्बर डैम वो होते हैं जो लकड़ियों से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इम्बैंकमेंट डैम हो जाते हैं जो कि हम कंक्रीट से बनाते हैं, ठीक है। अब उसी आगे में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज डैम उन्होंने बनाए, जिससे कि वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट हो सके, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोली थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम्ड एज द डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है ना। डैम को एक हमारे फ्यूचर में, है ना, एक मंदिर की तरह देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डैम है ना, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? एग्रीकल्चर में इसका बहुत ही यूज है, ठीक है ना। विलेज इकोनॉमी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। विलेज इकोनॉमी में कैसे इंपॉर्टेंट है कि विलेज अब इंडिया में देखते हैं कि 60 या 70% ऑफ द विलेज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के लिए हमको वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, तो डैम से हम क्या करेंगे, उस रीजन में वाटर सप्लाई करेंगे, जिससे की वजह से हमारे हमारे किसानों को एग्रीकल्चर में दिक्कत नहीं होगी और वहां से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और उनकी इनकम ग्रोथ होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी, है ना, विलेज की इकोनॉमी भी साथ साथ बढ़ेगी, ठीक है ना। अब अर्बन एरिया में देखेंगे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि वाटर का रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में हमेशा होता है, ठीक है ना। अब ये सारे फायदे हम देख लिए हैं कि जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है, विलेज इकोनॉमी और विलेज डेवलपमेंट के लिए हो गया, ठीक है ना, फ्लड कंट्रोल के लिए हो गया, रिक्रिएशन के लिए हो गया, मतलब नेविगेशन के लिए हो गया। ये सारे रीजन क्या है ना, जो हमारे डैम्स को एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। अब उसी के साथ साथ, है ना, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के लिए, है ना। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम डैम्स बनाते हैं तो वाटर को, है ना, और डैम को जो रिवर्स है ना, जो डैम्स के रिवर है उसका हम लोग रेगुलेशन करते हैं, ठीक है ना, मैनेजमेंट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये सारे जो रिवर्स हैं, जो रिवर्स के चैनल होते हैं, रिवर्स का फ्लो होता है, एक स्ट्रीम एक चैनल में फ्लो करती है, तो डैम बनने से क्या होता है कि उसके जो फ्लो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। सेडिमेंट का पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं कि रिवर्स जो होती है ना, वो बहुत अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है, और सेडिमेंट क्या होती है, वो सॉइल्स के उस रीजन के सॉइल्स में जाके मिक्स हो जाती है और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डैम्स के रिवर्स जो डैम्स के वाटर हैं, है ना, वो क्या होती है, वो दूसरे रीजन्स के
दूसरे वाटर सिस्टम के जो एक्चुअल फ्लो है उसको डाइवर्ट कर देती है, जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द पुअर हैबिटेट फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे कि हम रिवर के चैनल है वो जो जो रिवर का फ्लो है ना, उसका हम लोग ना मतलब पाथ जो है चेंज होगा तो सेडिमेंटेशन की डिपोजिशन में भी चेंज होगा, है ना। तो अल्टीमेटली वो किसको हैम्पर करेगा, वहाँ के लोगों को और वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को भी, ठीक है ना। Dams fragment river है ना, मेकिंग डिफिकल्ट फॉर द एक्वेटिक फौना एंड माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है। अब जो वाटर का कोर्स ही चेंज हो जाएगा, वाटर का पाथ ही चेंज हो जाएगा, तो उस एरिया में जो माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ के लाइफ सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो रिजर्वायर होंगे, ठीक है ना, रिजर्वायर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स आल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग है ना वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब ज्यादा फ्लड प्लेन हो गया तो मतलब ज्यादा वहाँ पे फ्लड आ रही है, तो उस एरिया में ज्यादा फ्लड आने की वजह से वहाँ की जो वेजिटेशन रहती है वो भी हैम्पर कर जाती है, वेजिटेशन के साथ साथ वहाँ की सॉइल की भी क्वालिटी डे बाई डे डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है। Multi-purpose projects have and large them have been the cause of many new social movement, ठीक है ना। जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, चैलेंजेस भी है। पहला चैलेंजेस है कि सोशियो इकोनॉमिक है ना, जो वहाँ की कंडीशन है वो खराब हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना उस रीजन के जैसे मान लो एक डैम बना रहे हो, उस एरिया में क्या होगा कि हम सबसे पहले लैंड एक्वायर करेंगे, और लैंड किसके होंगे, किसानों के होंगे। तो किसानों के लैंड होंगे तो वहां से क्या होगा कि वो इनसिक्योर रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके लैंड की क्वालिटी भी खराब हो सकती है आगे चल कर, तो इसलिए वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस में रहेंगे तो उन्होंने तो स्ट्रेस में रहेंगे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन और तैयारी डैम आंदोलन का चलाना पड़ेगा, जिसके वजह से है ना ये सारे प्रोजेक्ट हैं वो स्टे ऑर्डर लग जाए उस पर, जिससे की वजह से कि प्रॉब्लम हो रही है ना। रेजिस्टेंस टू दिस प्रोजेक्ट है प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑन द लोकल कम्युनिटी, ठीक है। अब डैम्स की वजह से क्या होता है, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, लोकल लोकल कम्युनिटी का एक दूसरे से जगह दूसरे जगह पे जाते हैं, और वहाँ का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। लोकल पीपल है ना, क्यों कि लैंड बनाने के डैम बनाने के लिए है ना लोकल पीपल को अपना लैंड देना पड़ता है, और जिसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड प्रॉब्लम में आती है, क्योंकि उस एरिया पे वो एग्रीकल्चर करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। The greater good of the nation. If if local people are not benefiting from such project, then who is benefited? ठीक है ना। अब जब ये बैंक जो इम्बैंकमेंट और या कैनल्स बना रहे हैं, ट्यूबवेल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो इस एरिया में किसान को फायदा नहीं हो रहा है, तो वो क्यों इन सब चीजों पे है ना अपना परमिशन देगा, ठीक है। Perhaps the land owner, the large farmer, industries and the new urban center, ठीक है। अब क्या होता है कि ज़्यादातर जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उसमें उसमें भी एक डिवीज़न है, ठीक है ना। जो हमारे पास पुअर पॉपुलेशन है ना, जो गरीब पॉपुलेशन है, उनको वाटर की सप्लाई नहीं होगी, उनको वाटर से उनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए वो आंदोलन करते हैं। जो 2 आंदोलन के बारे में उनको बताया गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरीर आंदोलन, ठीक है। टेक द केस ऑफ लैंडलेस इन village where he really gain from the such project। अब जिसके पास लैंड ही नहीं है वो कैसे फायदा उठाएगा, जैसे हमारे इंडिया में स्मॉल और जो मीडियम साइज के फार्मर में उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उनके पास वाटर फ्रॉम द डैम या मल्टीपर्पज डैम जो है उससे वाटर की अवेलेबिलिटी उनको नहीं हो पाती है, और वो हमेशा लैंडलेस लेबर जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में रहते हैं, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और द सेव नर्मदा मूवमेंट है ना, इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना मूवमेंट
अब ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट है जो गवर्नमेंट से इतर होके ये मूवमेंट चलाती है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, इस सारे ट्राइबल पीपल को, फार्मर को, इन्वायरमेंटलिस्ट को, ह्यूमन राइट को, है ना, सरदार सरोवर डैम के लिए, है ना, खड़ा कर दिया, उसके विरोध में खड़ा कर दिए। सरदार सरोवर डैम किस पे बनाया गया, नर्मदा रिवर पे और गुजरात पे रीजन में। अब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों किया गया है ना, क्योंकि इट ओनली फोकस ऑन द इन्वायरमेंटल इशू रिलेटेड टू द ट्री दैट सब्सिक्वेंटली अंडर द डैम वाटर। ठीक है। सबसे पहले ये जो फोकस किया किस पे किया, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, जो भी प्रोजेक्ट है मतलब डिग्रेड होता है, खराब होता है, इम्पैक्ट होता है। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रीफोकस्ड इज एम टुवर्ड द, है ना, पुअर सिटीज। ठीक है। जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है ये सबसे पहले बनाए गए थे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको हेल्प करने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए आंदोलन हुए, बीच बचाओ आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, है ना, पीपल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होने लगा। ठीक है ना। कम होगा जिसकी वजह से वाटर की प्रॉब्लम दूर भी हो सकती है। people suffer people felt that their suffering would not go in vain। मतलब पीपल वहां पे सोचते रखते हैं कि जो उनके एफर्ट्स हैं वो बर्बाद नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो उन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अपना लिया। ठीक ना। बिलीविंग दैट इन द premises of the agriculture field and the plentiful harvest, so often the survivor of the Rihan told us that they accepted their suffering as their sacrifice and for the sake of their nation। ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े जो लार्ज डैम बनाए जाते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस खराब होता है, फॉरेस्ट एरिया को प्रॉब्लम होती है, मरीन इकोसिस्टम को प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। एनिमल वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम होती है। तो बाद बाद में लोगों ने उसको एक नॉर्म की तरह अपना लिया। बट नाउ आफ्टर 30 बिटर ईयर्स ऑफ द बीइंग ड्राफ्ट, है ना, बहुत साल इस प्रोग्राम को हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट खड़ा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बातें मालूम मानी जा रही है। व्हाट आर, अभी आप देखेंगे, इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न of many region, है ना, with the farmers shifting to water intensified other commercial crop। ठीक है। अब इरिगेशन पर्पस, जो इरिगेशन सिस्टम है इंडिया में, है ना, उसका रिलेशन हम एग्रीकल्चर से देखेंगे कि कैसे इरिगेशन सिस्टम जो है हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर रहा है। क्रॉपिंग पैटर्न में जो भी हम फसल उगा रहे हैं, किस सीजन में कौन सी फसल उगा रहे हैं, है ना, किस किस फसल में वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है ना। तो इसके वजह से, ये सारे फैक्टर की वजह से हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में भी चेंज आते हैं। ठीक है ना। जैसे कि फार्मर शिफ्टेड टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप। अब वाटर क्या है, जो भी वाटर जो वो क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसका वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। अब क्या है कि इन सब प्रॉब्लम की वजह से हमारे इकोलॉजी में डिस्टरबेंस हो रही है, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। ठीक है। तो है ना, क्यों, क्योंकि जो सैलिन वाटर है, जैसे consequences like the salinization of the soil। अब क्या होंगे कि जो वाटर इस जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए हम राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं या वीट का प्रोडक्शन, उसमें क्या वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब क्या होती ये होते हैं कि उस एरिया के फार्मर जो होंगे वो रिच हो जाएंगे और जो उस एरिया में काम कर रहे हैं वो पुअर हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली गुजरात में एक साबरमती बेसिन फार्मर were ejected and almost caused a riot over the mine higher priority। ठीक है। आपको गुजरात में देखते हैं कि साबरमती रीजन पे जो डैम बनाई जा रही है ना, उसके वजह से पीपल के अंदर बहुत ही रोष है, वो बहुत ही उग्र है और ऑलमोस्ट कॉज अ रॉयट ओवर द हाई प्रायोरिटी। ठीक है। गिवन टू द सप्लाई चेन इन द अर्बन एरिया।
अब कुछ यहाँ पे देखेंगे हमारे पास मेजर रिवर्स एंड डैम्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कौन कौन से रिवर हैं, ठीक है ना, कौन कौन से डैम हैं जो उस रिवर पे बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये सारे रीजन है, जैसे मान लो कि इंडिया में सलाल प्रोजेक्ट चलाई जाती है। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर डैम है, गांधी सागर डैम है, सारे राजस्थान में। कोटा बराज कहाँ पे, ये भी राजस्थान राजस्थान में है, ठीक है। अरिहंत पावर प्रोजेक्ट ये भी राजस्थान में है ना। गिरियाबुद प्रोजेक्ट, महानदी रेलवे। यहाँ पे पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। डू यू नो दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है ना इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज बाय द कर्नाटक एंड द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, है ना। अभी कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है, इंटर वाटर लिंकिंग डिस्प्यूट है ये, है ना, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। इट इज रिगार्डेड दैट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मोर एंड वाटर के होंगे बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी क्या है कि जो हमारा कोयना है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ वाटर, है ना, by Maharashtra government for the multi-purpose project. This would reduce the house streams and flow in their state and reverse consequently on the other part of the India. ठीक है। अब ये सारे जो रीजन है गोदावरी डिस्प्यूट है उसको दूर करने के लिए अलग अलग पॉलिसी लेकर आई गई गवर्नमेंट की तरफ से। इट रिगार्डेड द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना इन महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखिए कि डैम बनाने के बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी होते हैं। ऑब्जेक्शन क्यों होते हैं कि जो डैम्स और एम्बैंकमेंट का मेन पर्पस है उसको अचीव न करना, साइड से बाई साइड इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करना भी माना जाता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन to the project around due to the failure to achieve the purpose of for which they are built। हमारे पास मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बन रहा है, अभी उसका जो आउटकम है, ठीक है ना, आउटकम हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमको उससे ज्यादा बहुत कुछ अचीव करना है ना। आइडेंटिटी डैम डैम से कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड। that have triggered flood due to the sedimentation and the river, ठीक है ना। जैसे कि मान लो बहुत सारे रिवर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। रिवर प्रोजेक्ट बनने के बाद क्या होता है, वहाँ की जो वाटर चैनल है, वाटर पाथ है, ठीक है ना, उसको चेंज होना पड़ता है। उसकी वहाँ की सैलिनिटी चेंज हो जाती है ना, सॉइल कंटेंट, सॉइल क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो रिवर्स होते हैं, बड़े बड़े रिवर्स होते हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी, ये अपने साथ क्या लेके आती है, सेडिमेंट लेके आती है, ठीक है। अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है, ठीक है। और वो क्या करती है, रिजर्वायर में जाके है ना उसको ड्रेन कर देती है। तो इसके वजह से क्या होते हैं कि रिजर्वायर का जो लेवल है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, और क्या होता है कि फ्लड आ जाते हैं। और ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द फ्लड एंड द टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट या डैम का है ना प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में है ना फ्लड सिचुएशन ऑकर हो गया। दिस फ्लड हैव नॉट ओनली डिवास्टर बट आल्सो, है ना, but but also properly and also create extensive soil erosion।
सेडिमेंटेशन क्या होती है? सेडिमेंटेशन वही होती है, इट ऑल्सो मीन दैट द फ्लड प्लेन्स है ना वे डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट, ठीक है ना। और जो फ्लड के प्लेन्स होते हैं, जो भी सेडिमेंट लेके आ रही है फ्लड के रूप में, वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा उसमें कंकड़ होते हैं, है ना, नेचुरल सिल्ट होते हैं। सिल्ट का मतलब मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है ना, फर्टिलाइजर के रूप में भी वो काम करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन का मिनिमाइजेशन हो सकता है, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ अदर फैक्टर है, जैसे अर्थक्वेक आने की संभावना होती है, वाटर स्टोरेज की, वाटर बॉर्न डिजीज की प्रॉब्लम होती है, फ्रेश एंटी एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। ये सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, है ना, हमारे डैम्स और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का विरोध होता है, ठीक है। अब लास्ट हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है? Water harvesting system was viable alternative both socio-economically and environmentally, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वेस्टेज हो रहे हैं वाटर को, तो हमको वाटर को हार्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, जिसका इफेक्ट सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे भी, है ना, असर डालेगा। सोशियो इकोनॉमिक क्या है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे डिविजन है, उनकी इनकम कम है, तो हम अच्छा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अच्छे। इन एंशियंट इंडिया along with sophisticated hydrologic structure, ठीक है, there exists an extraordinary tradition of water harvesting system। अब एंशियंट इंडिया में क्या है, जो राजस्थान कुछ के एरिया है ना, राजस्थान हो गया, हरियाणा, उस एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि वहाँ पे एंशियंट टाइम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है। पीपल इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजीम एंड सॉइल टाइप, ठीक है ना। अब क्या है कि उस रीजन के पीपल्स को वहाँ पे सॉइल टाइप, है ना, वहाँ पे जो नेचुरल हजार्ड है, ठीक है ना, वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके वजह से हम उस रीजन में फ्लड कंट्रोल और वाटर का स्टोरेज का प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं। हिली एरिया में देखते हैं, इन हिली एंड माउंटेन रीजन पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल लाइक द गर्ल्स और कूल्स फॉर द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर यू एंड द रूट ऑफ हार्वेस्टिंग system rooftop rain water harvesting system were commonly practiced to store है ना, स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। In the flood plains of the Bengal, people developed inundation channel to irrigate the field। अब क्या होता है कि जैसे कि ये हमारे पास कुछ रीजन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या हुआ, एक स्टोरेज बनाया, ऊपर वाटर स्टोरेज, ठीक है, इसको हमने पाइप से कनेक्ट किया, ठीक है। एक नीचे अंडरग्राउंड यहाँ पे हमने सिस्टम बनाया ग्राउंड वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। अब ये वाटर हम क्या यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रीजन है जैसे राजस्थान का सेमी एरिड और एरिड रीजन है, राजस्थान पर्टिकुलरली बीकानेर, बाड़मेर और पलौदी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे हाउस में क्या है, टैंक्स बनाए गए हैं ना, जिनको टैंकाज भी बोलते हैं, क्यों, कि वो पानी को स्टोर करके रखें, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस छत के ऊपर टैंक बनाए गए हैं, जिससे कि वाटर का स्टोरेज कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको इन्होंने एक यहाँ से नल से ज्वाइन किया, जिससे कि ऊपर का वाटर जो है स्टोरेज वाटर है, यहाँ से हमको इसके रूप में मिल जाए, ठीक है। द टैंक कुड बी, मतलब ये जो टैंक है बहुत लार्ज हो सकते हैं, है ना, बिग रूम के बराबर। वन हाउस होल्ड इन द पलोडी एंड टैंक वेयर रजिस्टर 1.5 मीटर deep। The one household in Palodi and had a tank was, है ना, जो टैंक बनाते हैं, जो गड्ढे बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें कितने मीटर की हाइट होती है, 6.1 मीटर डीप, ठीक है। उनकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना, वाइडर कितना होगा, 4.27 की उसकी लंबाई होगी, और 2.44 सेंटीमीटर का, है ना, रेडियस मतलब डायमीटर होगा। द टैंक वेयर द पार्ट ऑफ, जो टैंक कस है ना, वो किसका है ना, जो पुराने हमारे
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रैक्टिस है, ठीक है। और आजकल में क्या वो इंटीग्रेट हो चुका है किससे, रूफ टॉप का रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि ऊपर से जब हम बारिश हो रही है तो उस बारिश के पानी को हम कैलकुलेट कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू द स्लॉपिंग रूफ विथ rain falling rain falling on this rain falling on the root will travel down the pipe and store in the अंडरग्राउंड टैंकर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या हुआ, ये टैंक बना हुआ है जिसमें वाटर का स्टोरेज है, ठीक है। अब इसको एक पाइप के थ्रू कनेक्ट किया गया, ठीक है। उसके उसको बाद इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट किया जिसके वजह से वाटर का स्टोरेज आसानी से हो जाए, ठीक है। अब रूट टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे ज़्यादा प्रिवलेंट है, शिलोंग मेघालय में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे चेरापूंजी और मौसम एक रीजन है जहाँ पे हैवी बारिश होती है। Today in the western Rajasthan, sadly the practice of roof rainwater harvesting is one of the decline। अब राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में देखते हैं कि जो रूट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसका है ना डिक्लाइन होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि है ना, क्योंकि राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल है। इंदिरा गांधी कैनाल का मतलब वहाँ पे हमेशा कंटिन्यूस वाटर की सप्लाई होती है जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस कम हो गई है, ठीक है। दो सम हाउस मिला ना, लेकिन कुछ हाउस हैं जो स्टिल टैंका को है ना मैनेज करते हैं, सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ द टैप वाटर, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि टैप वाटर की जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है बहुत ही खराब है, ठीक है ना। फॉर्चुनेटली इन मेनी पार्ट ऑफ द in many part of rural and the urban area, root top rain harvesting is being successfully adapted to store and conserve water, ठीक है। गेंदाथुर रिसोर्स विलेज भी है ना, एक विलेज है जिसका नाम है गेंदाथुर, कर्नाटक कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। उसने अपने हाउस में रूफ टॉप बनाया, ठीक है ना। उसको आसपास के टू हाउस होल्ड आप दे है ना हैव इंस्टॉलेशन है ना installed this है ना system, and the village have earned, earned a rare distinction of being rich in the rainwater, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेंदाथुर जो रिसीव है ना, कितना एनुअल रिसीव कर रहा है, 1000 मतलब 100 सेंटीमीटर का बारिश वो एक्सपेक्ट कर रहा है और एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है ना। 80% ऑफ द कलेक्शन इफिशियंसी अबाउट 10 फिलिंग एवरी हाउस कैन कलेक्ट अबाउट 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। Tamil Nadu is the first state in India has rooftop rainwater harvesting system in India. Thank you.